गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी अपनी गुड मॉर्निंग भेजिए। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फिनिश कर लिया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के सेक्शन कौन कौन से हैं, जल्दी से मुझे बताइए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के सेक्शन कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के सेक्शन कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के सेक्शन कौन कौन से हैं? 124 एंड 125। गुड शेफाली, 124 एंड 125। सेक्शन 124 में मीनिंग दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, और सेक्शन 125 में राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर गिवन हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसकी जो सेक्शन की कवरेज है, सेक्शन की जो कवरेज है 126 तक तो इंडेमनिटी था, इसका है 125 तक तो इंडेमनिटी था, 124 और 125, इसका है सेक्शन 126 टू सेक्शन 147। हमें बहुत ज़्यादा सेक्शन याद नहीं करने हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मतलब जो अदर लॉ हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेक्शन हमें ज़रूरत नहीं याद करने की। हाँ, कंपनीज एक्ट में ज़रूर हम लोग याद करेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट को इंटरमीडिएट के बाद सीए फाइनल में भी जाना है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसका वर्क पड़ेगा, तो वहाँ नीड पड़ेगी हमें। लेकिन अगर हम अदर लॉ की बात करें तो अदर लॉ में अगर आप सेक्शन नहीं भी याद रखते हैं, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बस वो याद हो जाएं तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? पहले आप सोचिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसके बाद हम मीनिंग लिखते हैं। मीनिंग जो है सेक्शन 126 में है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। कोई पर्सन है एक्स, एक्स को जो है नीड है फंड्स की, एक्स को नीड्स है फंड्स की, पैसे की जरूरत है। वाई जो है मनी लेंडर है, वाई जो है मनी लेंडर है। एक्स गोज टू वाई एंड डिमांड ₹5 लाख। एक्स क्या करता है? एक्स गोज टू वाई एंड डिमांड ₹5 लाख। वाई क्या करता है कि वाई देने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, तो मुझे कोई ना कोई सियोरिटी चाहिए। वाई क्या करता है? वाई पैसे देने के लिए तैयार है, मनी लेंडर, उसका काम ही ये है वाई का, पैसे उधार देता है, ब्याज लेता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ब्याज के लालच में उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी जाता रहे। तो इसलिए वाई कहता है कि मुझे कोई सियोरिटी पकड़ के लाइए। सियोरिटी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति पर वाई को विश्वास हो
और एक्स के भी जान पहचान का हो। तो वाई एग्री टू गिव ए लोन of rupees 5 lakhs but demanded a surety. इस केस में सपोज कीजिए जेड जो है, Z becomes the surety। Z जो है सियोरिटी बन गया। यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश गलत हो गई है, सही कर लीजिएगा। Z become the surety। तो Z क्या कहता है भाई से कि इफ X जो है पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा आपका। तो ये जो है X, Y और Z के बीच में ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पहले मैंने एक एग्जाम्पल से क्लियर किया है, फिर मैं आपको मीनिंग भी लिखवाऊंगा। पहले बताइए कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। जल्दी से अपने जवाब भेजिए कि ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, जल्दी से बताइए। हो गया। तो अब हम लोग लिखते हैं मीनिंग। अब हम लोग लिखते हैं मीनिंग को। हम लोग लिखते हैं मीनिंग को। मैं स्क्रीन साइज को बड़ा कर देता हूं। अब हम लिखते हैं मीनिंग को। सेक्शन 126 में मीनिंग गिवन है। सेक्शन 126 में मीनिंग गिवन है। सेक्शन 126 में मीनिंग गिवन है। इसमें है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म the promise or discharge a liability। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge a liability। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge a liability of a third party in case of his default। In case of his default, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge a liability of a third party in case of its default। परफॉर्म द प्रॉमिस पर अंडरलाइन कीजिएगा और डिस्चार्ज ए लाइबिलिटी पर अंडरलाइन कीजिएगा। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने का दिया है। तो हम लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी केवल पैसे के लेन देन में ही किया जाता है, बल्कि ये भी है कि अगर किसी से कोई काम समय पर पूरा करवाना है, कोई प्रॉमिस किसी ने किया है, उसके लिए भी गारंटी दी जाती है। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज ए लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट। जो गारंटी देता है उसे क्या कहा जाता है? द पर्सन who gives a guarantee is called, the person who gives a guarantee is called surety। और दूसरा, the person
द पर्सन फॉर whom the person for whom guarantee is given is called the principal debtor. The principal debtor. और तीसरा, द पर्सन हु गिव्स ए गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी, द पर्सन फॉर होम गारंटी इज गिवन द इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। और तीसरा, जिसको गारंटी दी जाती है, द पर्सन टू होम द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन, the person to whom guarantee is given is called the principal creditor. The person to whom guarantee is given is called the principal creditor. कॉपी कीजिए जल्दी से। कॉपी कर लिया आप लोगों ने। एक एग्जाम्पल देखिएगा। एक पर्सन एफ है, एक एस है, एफ जो है कहता है, एफ एस से कहता है गिव मोबाइल ऑफ रुपीज 10,000 टू एक्स। कोई एक्स पार्टी है, एफ जो है एस से कहता है, ये कौन हुआ, एस कौन हुआ, मोबाइल सेलर, शॉपकीपर, दुकानदार है ये। एफ एस से कहता है कि 10,000 रुपये का मोबाइल जो है एक्स को दे दीजिए। इफ एक्स विल नॉट पे, if X will not pay, then I will pay. X जो क्या करता है, S give mobile of rupees 10,000 टू एक्स। आप मुझे बताइए जल्दी से कि F कौन है, S कौन है और X कौन है। जो भी मैंने नाम लिखवाए हैं आपको, तो उसमें प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर और श्योरिटी कौन कौन है। प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर और श्योरिटी कौन कौन है, जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से बताइए। जवाब आया है एफ इज श्योरिटी। गुड। एफ जो है वो श्योरिटी है, क्योंकि एफ जो है गारंटी दे रहा है। किसके लिए गारंटी दे रहा है, किसके लिए गारंटी दे रहा है। उधार किसे मिल रहा है,
पहले जवाब गलत दिया था शेफाली ने प्रिंसिपल डेटर को, अब सही जवाब दिया है एक्स इज द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि उधार इसे मिल रहा है, चाहे वो गुड्स का मिले चाहे वो मनी में मिले। और एस कौन है? एस कौन है? प्रिंसिपल क्रेडिटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर है एस। दोबारा से मैं पिछले पेज पर ले जाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें भी सारी एसेंशियल सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी। यहां पर भी जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट की सारी एसेंशियल सेटिस्फाइड होनी है। किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट? टू परफॉर्म द प्रॉमिस, यानी कि कोई प्रॉमिस को परफॉर्म करवाया जाएगा। और डिस्चार्ज ए लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी, या एक थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, क्योंकि जब केस स्टडी आएगी तो ये जरूरी है हमें पहचानना कि जो भी डेफिनेशन की कंडीशंस थी तो उसमें से कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड है और कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। इसका भी मैं यूज करवाऊंगा इन केस ऑफ इट डिफॉल्ट। यानी कि मैं बता दूं आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह का एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर अनकंडीशनल प्रॉमिस हुआ पेमेंट करने का, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि यहां पर था एफ ने एस को मोबाइल फोन देने के लिए कहा कि आप एक्स को मोबाइल फोन दे दीजिए, और अगर वो पेमेंट नहीं करेगा, अगर यानी कि एक्स पेमेंट नहीं करेगा तो ये कंडीशन हो गई, तो आई विल पे। अगर एफ ये कहता एस से, लैंग्वेज में थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है, एफ एस से कहता कि गिव द मोबाइल फोन टू एक्स एंड आई विल पे, तो और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है या नहीं है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होता। ये समझ लीजिए आप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तभी है अगर ये कंडीशनल प्रॉमिस है पेमेंट करने का, यानी कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी। एक्स यहां पे थर्ड पार्टी का भी काम कर रहा है, अगर हम देखें डेफिनेशन के हिसाब से तो एक्स जो है थर्ड पार्टी भी है, वहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो थर्ड पार्टी वर्ड यूज हुआ है, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से एक्स जो है थर्ड पार्टी का भी काम कर रहा है। ये बताइए क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? ये बताइए कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? क्लियर हो गया। अब अगर आप देखें ना तो इनमें तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनमें तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं। एफ और एस में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, एस और एक्स में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, और एफ और एक्स में एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं। लिखिएगा मेरे साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज थ्री कॉन्ट्रैक्ट। A contract of guarantee has थ्री कॉन्ट्रैक्ट। पहला है ए प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड ए क्रेडिटर। ए प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, ए प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर
एंड क्रेडिटर। ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। और एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, implied contract of indemnity, implied contract of indemnity between surety and debtor, surety and debtor, whereby debtor is under obligation to indemnify the surety। ये तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं इसे समझाना शुरू करता हूं। कॉपी हो गया सबका? चलिए अब मैं समझाना शुरू करता हूं। पिछले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने बता दिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी में तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आप खुद बताइए कि किसके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, जल्दी से बताइए मुझे। तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहले बताइए कि एक्स और एस, एक्स और एस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एस एंड एक्स में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट यही है। इस मेन कॉन्ट्रैक्ट में एस जो है एक्स को 10,000 रुपए की कीमत का मोबाइल फोन देने के लिए रेडी है और एक्स खरीदने के लिए रेडी है। और जवाब आया है एस और एफ में सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है। इस सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एफ एंड एस। इस सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? तो जवाब आया है इस सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? अभी जवाब नहीं आया है। इस सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एफ एंड एस। इसको क्या कहेंगे? एफ एंड एस के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा? मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप जल्दी से जवाब भेजें मुझे। एफ और एस के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा? कोई जवाब नहीं है, मैं बता देता हूं। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि जो एफ और एस के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। और इसी के हमें जो रूल्स हैं वो यहां पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जो तीसरा है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एफ एंड एक्स, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है टू सेव द लॉस, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है टू सेव द लॉस कोस्ट टू हिम, जो उसे होंगे बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा तो दो तरह का होता है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। तो एक्सप्रेस तो बोलकर या लिखकर, और इंप्लाइड बाय द सर्कमस्टांसेस। तो मैंने आपको कहा था कि इंप्लाइड का भी मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको बाद में। तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। एफ जो है गारंटी दे रहा है एक्स के लिए, एफ जो है एक्स के लिए थर्ड पार्टी के लिए गारंटी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्स जो गारंटी ले रहा है, मतलब एफ से कि मेरे फेवर में आप गारंटी दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कि अगर मेरी वजह से नुकसान हो गया, यानी कि यहां पर एक्स जो हो जाएगा, अगर इंडेमनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोमिसर हो जाएगा। तो अगर एक्स ये कह रहा है कि अगर मेरी वजह से, मेरे कंडक्ट की वजह से आपको नुकसान होता है, और मेरा कंडक्ट क्या गलत हो सकता है कि समय पर हो सकता है मैं एस का पेमेंट ना कर पाऊं, तो अगर एक्स समय पर पेमेंट एस का नहीं कर पाया तो उस केस में एफ को नुकसान होगा और एफ को वो पेमेंट जो है एस को करना पड़ेगा। तो यहां पर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट लगता है कि अगर एक्स की वजह से एफ को नुकसान हुआ तो उस केस में एक्स जो है पूरा करा देगा। बहुत ध्यान से आपको ये वर्ड टर्मिनोलॉजी सुननी है, क्योंकि एफ, एस और एक्स कहीं ना कहीं बोलने में सिमिलर से लगते हैं, तो मैं भी बहुत धीरे धीरे करके बोल रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो एफ फॉर फरीदाबाद, एस फॉर संजय और एक्स अलग है ही है, चलिए आपका। तो अगर एफ ऑफ फरीदाबाद को नुकसान होता है एक्स की वजह से, तो एक्स उसे पूरा कराएगा। तो बिटवीन एफ और फरीदाबाद यानी कि और एक्स के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्स के बीच में और एस यानी कि संजय के बीच में है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है एफ और फरीदाबाद और एस यानी कि संजय के बीच में, यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का है। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिखवाता हूं मैं आपको, स्क्रीन को फिर बड़ा कर देता हूं, एक अगला एग्जाम्पल लिखवाता हूं। एक एग्जाम्पल और लिखिएगा। बैंक है, यस बैंक है, एक ए है और एक बी है। बैंक जो है ए को लोन देता है, गिव लोन ऑफ ₹10 लाख। बैंक जो है गिव्ड लोन ऑफ ₹10 लाख। बैंक को गारंटी चाहिए, बैंक को गारंटी चाहिए, तो जो बी है गारंटर बनने के लिए तैयार हो जाता है। गारंटीड, बी जो है गारंटीड, गारंटीड रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। लेकिन जो गारंटी दी गई है वो दी गई है ए की रिक्वेस्ट पर। ए रिक्वेस्ट
टू बी टू गारंटी रीपेमेंट ऑफ लोन। टू गारंटी रीपेमेंट ऑफ लोन। जल्दी से यहां पर बताइए कि कौन पार्टी क्या क्या है, क्या क्या नाम रखूं मैं इनका। यस बैंक कौन हो गया? यस बैंक कौन हो गया? और ए का क्या नाम है और बी का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। प्रिंसिपल क्रेडिटर है बैंक, गुड। तो दिस इज द प्रिंसिपल क्रेडिटर। प्रिंसिपल क्रेडिटर। ए कौन है? बी का जवाब आया, बी इज द श्योरिटी, गुड, श्योरिटी है। और ए कौन हो गया? डेटर हो गया। ए कौन हो गया? ये हो गया डेटर। ए कौन हो गया? ये हो गया डेटर। अब ये बताइए कि ए और यस बैंक के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ए और ए एंड यस बैंक के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ए एंड यस बैंक के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? और ए एंड बी के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? और यस बैंक एंड बी के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? जवाब आया है ए एंड यस बैंक के बीच में मेन कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो पैसा देने का है, यस बैंक जो है उधार दे रहा है ए को, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट तो यही है। और जवाब आया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन ए एंड बैंक। ए एंड बैंक के बीच में देखिए, ए एंड बी के बीच में, अच्छा ए एंड बी के बीच में क्या है? ए एंड बी के बीच में क्या है? इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और यस बैंक और बी के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। क्लियर है? देखिए, एक दो नोट लिखिएगा आप। जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। इट मीन्स ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विल बी प्रेजेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन भी थोड़ा अलग तरीके का है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं नोट लिखवा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड, मस्ट बी सपोर्टेड, must be supported by consideration। must be supported by consideration। ये बात क्यों अराइज हुई मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये बात है। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सारी की जो एसेंशियल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, वो सब प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली कंसिडरेशन को ही क्यों लिखवाया मैंने, मैं आपको बताता हूं। However, it is
it is not necessary that there should be direct consideration between surety and creditor. अभी बताता हूं आपको सेक्शन 127 और लिखिएगा। सेक्शन 127 क्या कहता है? एनीथिंग डन or any promise made for the benefit of principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. जब आप कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा कि कॉपी कर लिया है या नहीं कर लिया है। जब आप कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा। जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं कि कॉपी हो गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी जवाब भेजिए। चलिए, इस चीज को समझिएगा। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। जब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी भी था, तो ये इंप्लाइड है कि जो भी एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, वो सारी की सारी प्रेजेंट होनी चाहिए। हाँ, लॉ मेकर्स के पास ये राइट जरूर बैठता है कि वो एक्सेप्शन भी बना सकते हैं, अपवाद भी बना सकते हैं कि ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सारी एसेंशियल्स प्रेजेंट होनी चाहिए एक्सेप्ट इस एसेंशियल्स के, उनके पास राइट है। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंसिडरेशन का मेन पॉइंट है इसमें। अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है किसके बीच में है? यस बैंक और बी के बीच में है। बी को क्या मिला? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो यस बैंक और बी के बीच में है, तो बी को क्या मिला? क्या कोई कंसिडरेशन मिला या नहीं मिला? बी को जल्दी से जवाब भेजिए। क्या कोई कंसिडरेशन मिला या नहीं मिला? क्या कोई कंसिडरेशन मिला या नहीं मिला? जल्दी से जवाब भेजिए। यस बैंक और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का है। तो मुझे बताइए कि क्या बी को कोई कंसिडरेशन मिला? जब कंसिडरेशन नहीं मिला और कहा जा रहा है
कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है, यानी कि उसमें सारी एसेंशियल प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसी वजह से ध्यान दीजिए ये बात उठी है। इन्होंने ये नहीं कहा, चाहते अगर लॉ मेकर तो ये भी कह सकते थे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। आप सीए फाउंडेशन में जाइए और वहां पर जब कंसिडरेशन का हम टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ एक्सेप्शन हैं, यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हैं। ध्यान आया आपको? वैसे तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूरी है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हैं। बस ध्यान आई आपको? जब हम बात करते हैं कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो कुछ रिवाइज कीजिए अपने माइंड को कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हैं। वैसे तो नॉर्मल रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हैं। लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ध्यान आया कुछ? फैमिली अरेंजमेंट, असाइनमेंट, कुछ ध्यान आया आपको? जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हैं, क्या उसमें इसका जिक्र आया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का? नहीं आया था। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, एक डिफरेंस है विदाउट कंसिडरेशन और डीम्ड कंसिडरेशन में। लॉ मेकर्स ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं बनाया है, लेकिन यह लिखा है सेक्शन 127 में। पहले मैं 127 पढ़ देता हूं आपके सामने। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यानी कि जो भी किया गया है या जो भी वायदा किया गया है प्रिंसिपल डेटर के लिए, मे बी ए सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी, तो वो गारंटी के लिए एक सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा। अब देखिए इसको क्या समझते हैं। सपोज कीजिए एक्स ने वाई को एक लोन दे रखा था, गिव्स ए लोन। क्वेश्चन कैसा आएगा और आपको पहचानना पड़ेगा। एक्स ने वाई को एक लोन दे रखा था, एक डेट भी लिख लेते हैं, ऑन 15th of जुलाई 2019, 15 जुलाई 2019 को लोन दे रखा था। अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम अब एक्स को ये लगता है कि शायद वाई लोन चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, ठीक है ना। एक्स को ये डाउट होता है कि वाई लोन चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। एक्स वाई से कहता है कि मुझे गारंटर पकड़ के लाओ, अदरवाइज मेरा पैसा वापस करो। तो ऑन कोई डेट रख लेते हैं, एक साल बाद की, ऑन 1 अक्टूबर 2020 जेड गिव्स द गारंटी on 1 October 2020, Z gives the guarantee for repayment of loan। अब अगर ये क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या X और Z के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड है या नहीं है, जल्दी से बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड है या नहीं है X और Z के बीच में। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक्स और जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड है या नहीं है, जल्दी से बताइए। एक्स और जेड के बीच में 1 अक्टूबर 2020 को जेड जो है गारंटी देने के लिए तैयार हो गया फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। जवाब आया वैलिड है, जबकि यह वैलिड नहीं है। इसी बात को समझाना है मुझे। बिटवीन एक्स एंड जेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन एक्स एंड जेड इज नॉट वैलिड। समझिएगा, जो खेल लॉ मेकर्स ने खेला है, और ये दिक्कत तब आती है अगर बारीकी पॉइंट क्लियर ना हो, अगर केस स्टडी आपके सामने आ जाए, जैसे मैंने आपके सामने
अभी एक केस बना के रखा है। हम ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, यानी कि उसके अंदर भी कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉ मेकर्स ने विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को वैलिड नहीं बनाया। चाहते तो बना सकते थे, लेकिन वो बताएंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं बनाया है। वो दिखता है नहीं कंसिडरेशन की मिला है। तो सेक्शन 127 क्या कहता है कि क्या कंसिडरेशन है? एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। यानी कि जो भी किया गया है या जो भी वायदा किया गया है प्रिंसिपल डेटर से, वो श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन है। अब आप जो मेरा एग्जाम्पल है इसमें देखिए क्या हुआ। एक्स ने ऑलरेडी लोन दे रखा था वाई को। कुछ समय बाद यानी कि ऑन 1 अक्टूबर 20 को जेड गारंटी देता है रीपेमेंट ऑफ लोन की। तो जेड के कहने से एक्स ने वाई के लिए क्या किया? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। जेड के कहने से यानी कि जेड गारंटी दे रहा है 1 अक्टूबर 2020 को, तो जेड के कहने से एक्स ने वाई के लिए क्या किया है? यह जवाब दे दीजिए मुझे, क्योंकि सेक्शन 127 ये कहता है एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यानी कि जो भी किया जाए या जो भी वायदा किया जाए प्रिंसिपल डेटर के लिए, किसके कहने से? सिक्योरिटी कहने से। तो मे बी ए सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द सिक्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। जिस समय सिक्योरिटी गारंटी दे रहा है उस समय जो भी क्रेडिटर डेटर के लिए करता है तो वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है, यानी कि डीम्ड कंसिडरेशन है। मेरे वाले एग्जाम्पल में एक्स ने ऑलरेडी लोन दे रखा था वाई को और आफ्टर सम टाइम 1 अक्टूबर 2020 को जेड गारंटी देने के लिए तैयार हो गया है। तो ये गारंटी इन लो टोटली इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जेड को नहीं मिला है और ना ही डीम्ड कंसिडरेशन है, यानी कि जेड के कहने से एक्स ने वाई के लिए कुछ भी नहीं किया है। जल्दी से बताइए समझ में आई बात या नहीं आई है? जल्दी से बताइए ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई है? बारीकी बात है, टाइम लग सकता है समझने में, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि पेपर में केस स्टडी ही आएंगी। ये सीए फाउंडेशन नहीं है कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, आधा अधूरा मतलब हमें समझ में आया और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां पर हमने लिख दिया। जल्दी से जवाब भेजिए कि समझ में आई है बात या नहीं आई है। चलिए, तो आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं और बाकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है बहुत ही सिंपल रहेगा। मेन जो है वो हमेशा मीनिंग समझना है, उसकी कंडीशन समझनी है, जो कि मैंने आज आपको समझा दी है। तो बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।